वेलकम मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से नए जोश और नए उत्साह के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं CPWA का चैप्टर 6 कैश। और ये कैश का थर्ड पार्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैश में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो हम लोग का बेसिक फोकस रहेगा वो रहेगा रिसीट एंड पेमेंट पे। तो पहले हम लोग रिसीट ऑफ कैश पढ़ेंगे और उसके बाद में पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल बीट योर बेस्ट। और PC 16, 12 और 21 तीनों में CPWA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है वो है चैप्टर 6 और ये है कैश, जिसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत देखा था। फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको पहले से बताया गया है कि पैसे अगर आपको मिल रहे हो तो रिसीट, किसी को देने हो तो पेमेंट। लेकिन पेमेंट जब आपको करना होगा, हर हाल में अथॉराइज लेटर आपके पास में होना चाहिए, जिसको कहते हैं LOC, यानी अथॉरिटी आपके पास में होनी चाहिए। रिसीट के मामले में ऐसी कोई अथॉरिटी की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक, लेकिन क्या कोई भी ऑफिसर रिसीट कर सकता है? जी नहीं, जिसको अथॉराइज किया गया है केवल वही ऑफिसर रिसीट कर सकता है। और रिसीट करने का मतलब है पैसे लेना, राइट। और जैसा कि आपके 6.3.5 में लिखा हुआ है, 6.3.5 कहता है कि जैसे ही आप मनी रिसीट करेंगे उसको ASAP, एज सून एज पॉसिबल रेमिट करना होगा। ठीक है, और रेमिट के लिए आप लोगों को पहले से पता है कि जो मेजर हेड ऑपरेट होता है वो 8782 ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको MCQ इस वाले पॉइंट से पूछता है, ठीक है, कि आपको जो मनी रिसीट किया गया है उसको कितने देर में रिसीट को रेमिट करना है। तो ऑप्शन इस तरीके से पूछे जाएंगे, विदिन 24 आवर, विदिन 48 आवर्स, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन सही होगा, एज सुन एज पॉसिबल, राइट। अब लोग अब आगे बढ़ते हैं। पेमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे अथॉरिटी आपके पास में होनी चाहिए। हाँ बोलिए सर। ये जो ASAP बताया ना, ये जरा एक बार बताइए ना सर डीप में, मतलब क्या है ये जैसे आपने बताया? एज सून एज पॉसिबल। नए जमाने के लोग जब व्हाट्सएप में टेक्स्ट करते हैं ना, ठीक है, तो GN लिखते हैं, गुड नाइट नहीं लिखते हैं। ASAP लिखते हैं, एज सून एज पॉसिबल नहीं लिखते, है ना। और नाइट में भी 8 लिखते हैं, 8, तो नाइट वो हो गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो अब ये मामला आपको समझ में आया होगा। पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको। पेमेंट जब भी करनी है आपके पास में अथॉरिटी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ अप्रोप्रिएशन एक्ट होना चाहिए, अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ LOC होना चाहिए, ठीक, और आपके पास में ग्रांट भी होनी चाहिए। फिर आप पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे? चेक से पेमेंट करेंगे। ये सब हम लोगों ने कल देख रखा था, है ना। इसके लिए आपको ये बता दिया गया है कि दूसरे डिपार्टमेंट में पावर ऑथराइज है, बट CPW डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कि वो DDO को ऑथराइज किया गया है, और DDO यहाँ पे कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, अब आप देखिए इसी रिसीट एंड पेमेंट से जुड़े हुए सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जिसके ऊपर में आपके साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग रिसीट में। इसमें जो चीजें और आपको ध्यान में रखने की हैं वो क्या है, आपके पास से 3-4 फॉर्म्स का जिक्र किया गया है। एक फॉर्म जिक्र किया गया फॉर्म 1, ठीक है, CPWA 1, राइट। एक होता है CPWA 1A, ठीक है। CPWA 2 का अभी कोई जिक्र नहीं है, 2 का जिक्र बाद में आएगा, लेकिन इसी चैप्टर में। तो आपके पास में एक कंटिन्यूटी बन जाएगी, है ना। CPWA 3, CPWA 3A, ये आपको 4 फॉर्म इसमें जिक्र किए गए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो 1 जो है आपका कैश बुक है, ठीक। तो कैश बुक जो है आपको कोई भी रिसीट करना हो या पेमेंट करना हो, हर हाल में कैश बुक में इसकी एंट्री करनी ही पड़ेगी, है ना। कैश बुक के बारे में हम लोग बाद में इसको डिटेल में एलाबोरेट करते हैं। 1A जो आपके पास में दूसरा वाला फॉर्म है, इसके बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर गवर्नमेंट ड्यू को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट पार्टी से आपने अगर चेक लिया है तो वो प्राइवेट चेक कंसीडर होगा। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट चेक को हम लोग कैश बुक में तब तक एंटर नहीं करते हैं एज ए कैश
जब तक कि वो भंज न जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपको डिमांड ड्राफ्ट दिया है, तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए उसका एनकैश होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक उसकी गारंटी देती है, लेकिन चेक के साथ ये बात नहीं होती है। किसी एबीसी कॉन्ट्रैक्टर ने अगर आपको 1 लाख का चेक दिया है, आप उसको कैश में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आप श्योर नहीं है कि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे, हो सकता है वो चेक बाउंस कर जाए। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास में बहुत सारे चेक आते हैं, आप सबसे पहले इसको CPWA 1A में डालते हैं। तो आपको ये मामला समझ में आ रहा है? CPWA 1A क्या कहता है बताइए? यस सर। इसमें इसका नाम है रजिस्टर ऑफ चेक्स रिसीव्ड एंड एडजस्टेड। रजिस्टर ऑफ चेक्स रिसीव्ड एंड एडजस्टेड, ठीक है। पर अगर आप कहेंगे कि रजिस्टर ऑफ चेक रिसीव्ड एंड एडजस्टेड से कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बुक ऑफ फॉर्म्स खोलिए। बुक ऑफ फॉर्म्स में जब आप 1A पे जाएंगे, उसके ठीक ऊपर में नोट लिखा हुआ है टू बी प्रिंटेड ऑन अ फ्लाई लीफ, और नोट पहला क्या है? चेक ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल रिसीव्ड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज शुड इनिशियली बी एंटर्ड इन द रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजैक्शन ऑफ पारा 6.3.2। यानी कि कैश बुक में, कैश बुक अपने आप में एक रजिस्टर है, उसमें एंटर करने से पहले आपको इसमें एंटर करना पड़ता है, राइट। और जो कैश, जो चेक इनकैश हुआ है, उसी का सम डे एंड में, माने कि हर दिन के अंत में, अगर मान लीजिए कि 10 चेक आए, 10 चेक में से आपने 8 चेक दिया और 8 में से 6 इनकैश हुआ, तो केवल 6 की ही एंट्री कैश बुक में करनी होगी, ठीक है ना। तो ये कौन से चेक की बात करता है? ये बात करता है प्राइवेट इंडिविजुअल, चेक्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपने देखा कि 1A आपके पास कैसे काम करता है। 3A के बारे में देखते हैं। ये है कैश रिसीप्ट। इसका मतलब क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास में अगर कोई पैसा मिलता है, तो चेक मिला तो भी आपको उसको रिसीप्ट तो देना होगा ना। रिसीप्ट का भी फॉर्मेट होगा, और रिसीप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप चंदा देते हैं तो आपको कैसे मिलता है रिसीप्ट। हालांकि उसका कोई मतलब गवर्नमेंट वाला फॉर्म नहीं है, गवर्नमेंट वाले फॉर्म का थोड़ा फॉर्मेट अलग है। लेकिन जैसे सभी दुर्गा पूजा और गणपति पूजा में जितने भी आप चंदा देते हैं, सरस्वती पूजा में भी देते होंगे, तो वहाँ पे आपको जो चंदे का एक सेम फॉर्मेट रहता है ना, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के तमाम रिसीप्ट का एक फॉर्मेट है, और वही रिसीप्ट है। जिसने मनी रिसीप्ट किया है उसको वैसे पैसे रिसीप्ट में सिग्नेचर देने हैं, सिग्नेचर करके वो रिसीप्ट का पेपर देना है, ठीक है। मजेदार बात क्या है कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही एम्पावर किया गया है रिसीप्ट करने के लिए, रिसीप्ट देने के लिए। पैसे लेने के लिए कोई भी है, कोई भी दे सकता है पैसा, लेकिन रिसीप्ट पे साइन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। तो कौन सा करेगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यहाँ पे और कहा गया है कि ये तो आपका CPWD है। दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंट्स ऑफिसर जो खास रिसीप्ट साइन करने के लिए ऑथराइज किए गए हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा होगा? अकाउंट्स ऑफिसर। इस अकाउंट्स ऑफिसर का कोई लेना देना नहीं डिविजनल अकाउंटेंट से। इसका मतलब क्या है कि कभी भी डिविजनल अकाउंटेंट अपने सिग्नेचर से रिसीप्ट काउंसिल में नहीं दे सकता है, ठीक है। कब देगा? वो हर हाल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह पे तो दूसरा ऑफिसर है, क्या वो पैसे ले सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन क्या वो रिसीट दे सकता है? जवाब है ना। आप समझ रहे हैं बिल्कुल मेरी बात कि वो पैसे तो कोई भी ले सकता है, लेकिन रिसीट पे सिग्नेचर कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिसीट पे साइन करने से पहले ये इंश्योर करेगा कि उसकी कैश बुक पे एंट्री हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे कब साइन करेगा? आफ्टर एंटरिंग इन कैश बुक, ठीक है। एक तीसरा केस बनता है जब सब डिविजनल ऑफिसर को पैसे मिल जाए। मैंने पहले ही बताया है, पैसे किसी को भी मिले उसको लेने हैं तो ले लेगा, लेकिन उसके पास अपना इंटरेस्ट भी तो है। उस इंटरेस्ट में जो उसको रिसीट किए गए पैसे हैं उसको मिलाएगा नहीं, उसको अलग रखेगा। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड ये क्या यूज किया गया है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जब पैसे मिलेंगे तो वो रेमिट करेगा ASAP इनटू बैंक। रेमिट कहाँ करेगा? इनटू एक्रेडिटेड बैंक, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गई होगी बात। लेकिन जब सब डिविजनल ऑफिसर को मिलेगा, SDO को मिलेगा कोई कैश, ठीक है, तो वो रिसीट तो दे नहीं सकता है। फिर वहां पर क्या लिखा हुआ है? उसके लिए जो वर्ड लिखा गया है वो 6.3.4 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 6.3.4 में। और कौन सा वर्ड है? अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, समझे।
एसडीओ को पैसा मिला, इसने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में किसको पैसा दिया? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। बुक में क्या लिखा हुआ है? पर्सन होल्डिंग कैश बुक। समझ गए? एक ऐसे आदमी को जिसके पास में कैश बुक होगा उसको पैसे देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बिहाफ में वो डीए को भी पैसे दे सकता है, कैशियर को भी दे सकता है, जिसके पास में पैसे हों, सॉरी कैश बुक हो। ठीक है, और डीए या कैशियर ये इंश्योर करेगा कि कैश बुक में जो एसडीओ ने पैसे रिसीव किए हैं, मान लीजिए कि इसने 1000 रुपए रिसीव किए हैं, तो इसने किसको दिया? एसडीओ ने दिए डीए को। ठीक है, डीए ने दे दिया कैशियर को, लिख भाई इसको ले ले पहले। समझ गए? तो कैशियर क्या करेगा? उसको कैश चेस्ट में रखेगा, समझे? और कैश चेस्ट में रखने के बाद में कैश बुक में एंट्री करेगा। लेकिन शर्त, आपको रोक कहाँ है? रोक केवल आपको रिसीट देने में है, कैश लेने में नहीं है, कैश बुक में एंट्री करने में बिल्कुल नहीं है। समझ गए? तो कैश का CPWA 3 रिसीट का क्या मामला है, मोटा मोटी आप लोग के समझ में आया होगा? आया ना? बतलाइए सर जो है, जो हमारे पास कैश बुक जिसके चार्ज में होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हुए इन चार्ज ऑफ कैश बुक, तो क्या वो रिसीट नहीं कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कम नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कम कोई रिसीट नहीं देगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हमने आपको बताया कि फॉर्म 3 क्या होता है। फॉर्म 3 होता है रिसीट। एक फॉर्म 3A के बारे में भी बताया है। फॉर्म 3A क्या है? याद कीजिए कि मैंने कई बार आप लोग को बताया है, खासकर पिछली क्लासेस में जो स्टॉक की क्लास थी उसमें मैंने बताया कि स्टॉक रिसीव कितने तरीके से होता है और जाता कितने तरीके से। तो उसमें से एक तरीका था स्टॉक आप सेल करते हैं, सोल्ड। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स जो है गवर्नमेंट वो काम करती है। तो वैसे स्थिति में उसको जो पैसे मिले हैं, ध्यान से समझिएगा, पहला वाला जो मामला है 3 वाला, ठीक, उस वाली स्थिति में उसको जो पैसे मिले हैं वो कोई गुड बेचने की वजह से नहीं मिले हैं। उसने टेंडर पेपर बेचा होगा या कोई और तरीके से उसको नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का टेंडर फीस मिला होगा, पीएमडी मिला होगा, एसडी मिला होगा, कुछ भी मिला होगा। ठीक, लेकिन सेकेंड वाला केस में है जब आप अपना स्टॉक सेल करते हैं या गुड्स सेल करते हैं, तो सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जब आपने गुड्स बेचा पैसे मिले कि नहीं मिले? मिले ना। और उस समय में जब आप किसी को रिसीट देते हैं जो आपको पैसे मिले हैं, उस रिसीट को कैश रिसीट नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं कैश मेमो। क्या बोलते हैं उसको? कैश मेमो। और कैश मेमो किसमें होता है? CPWA 3A में। मामला समझ में आया है ना? बताइए। इसका जो पूरा नाम है वो है कैश मेमो फॉर गुड्स सोल्ड बाय गवर्नमेंट। हाँ बोलिए। नहीं समझे सर। क्या नहीं समझे? एक बार फिर से बताइए, ये किस चीज का गुड किस सेल करते हैं हम? क्या बोले? क्वेश्चन पूछिए पहले। मतलब सर गुड्स को जो हम बेचेंगे अपना, तो हमको जो पैसा मिलेगा उसी को हम लिखेंगे कैश मेमो फॉर गुड्स में ना? बिल्कुल, इसका पूरा नाम ही यही है, कैश मेमो ऑफ गुड्स सोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये ऑफिस और है। क्या आ जाएगा जो सेल? क्या बोले? गुड्स में क्या क्या आएगा सर? गुड्स में आपका पूरा स्टॉक आ जाएगा, टीएनपी आ जाएगा, जो आप सेल करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप देखेंगे, उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल आपको रिसीट के बारे में जानना है कि आपका ये 3 और 3 में ए में क्या डिफरेंस है। 3 सिंपल रिसीट है, 3A में जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं। इसी स्थिति में उसको कैश रिसीट कहा जाता है 3 को, और 3A को कैश मेमो कहा जाता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा काम है, लेकिन पहले आपको ये डिफरेंस जानना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं, तो बताइए। कौन सा आइटम दिखेगा वो मैं चैप्टर 7 में बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके सर। चलिए सर, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। रिसीट के बारे में मोटा मोटी आप लोगों ने देख लिया, कितने सारे काम। पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं किताब में एंटर करूंगा और मैं आपको हर चीज बताऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको ये दिखाना मेरा काम है कि आपको ये बहुत लोड, मतलब जैसे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर ये बहुत टफ है या बहुत फास्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। पेमेंट के बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
पेमेंट के बारे में दो चीज हमेशा याद रखिएगा, बिना बिल के पेमेंट पॉसिबल नहीं है, और पेमेंट जब भी होगा चेक से होगा, ठीक है। नो पेमेंट विदाउट बिल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर पेमेंट तो हमने 3 तरह के देखे हैं, हाँ बोलिए। चलिए देखिए, नो पेमेंट विदाउट बिल में पेमेंट एक वर्क का पेमेंट है, ठीक है, एक आइटम सप्लाइड का पेमेंट है, मैंने आइटम सप्लाइड का मतलब आपको आइटम मिले हैं, ठीक है, और एक और पेमेंट है एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सारे पेमेंट, ठीक है। हर पेमेंट में आपके पास में प्रॉपर बिल होना चाहिए, ठीक है। और मजेदार बात क्या है कि इस बिलिंग के लिए आपके पास में रूल नंबर 23 दिया गया है, जो कि आपके पास में मौजूद होना चाहिए। रुकिएगा मत, सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम, हाँ कहीं पे लिखा होगा रूल नंबर 23। बिल जब तक रूल नंबर 23 के हिसाब से नहीं होगा तब तक आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे। रूल नंबर 23 ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रूल ना 33 to 37, 33 to 37 कहाँ लिखा हुआ है? 6.4.5 में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, प्रॉपर बिल के बारे में लिख रहा है 6.4.5 किसी का CPWA कोड का, इसमें लिखा हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट रूल का, ठीक है, रूल 33 से 37, ठीक है। इसको आप विजिट कीजिए। इसमें क्या क्या लिखता है? जब मैंने विजिट किया मैंने पाया कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई बिल प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, कंप्लीट क्लासिफिकेशन होने चाहिए। ध्यान से समझते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिंटेड होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, कंप्लीट क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और बिल जो लिखा हुआ होना चाहिए वो इंक से लिखा होना चाहिए, पेंसिल से नहीं, सो दैट नो करेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। इतना सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट के रूल नंबर 35 से रूल नंबर 37 में। आप इसको और भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसी में आगे लिखता है सीपीडब्ल्यू में आगे लिखता है, ठीक है, 6.4.5 में कि मान लीजिए किसी वजह से इस वाले फॉर्मेट में जो बताया गया है नियम वगैरह उसमें बिल मौजूद ना हो, कच्चा बिल जैसा कुछ हो, और तो आप क्या पेमेंट से इनकार कर सकते हैं? जवाब दीजिए। अगर आपके पास में इस वाले रूल के हिसाब से फॉर्मेट में बिल ना आए तो क्या आप पेमेंट से इनकार कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं, सही जवाब। नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। इवन आपके पास बिल भी ना आए, राइट, तो आप HR पे पेमेंट कर सकते हैं, ये आपको पता है ना? जी बताएं जिसको आप। कि हैंड रिसीट कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि या तो प्रॉपर बिल होना चाहिए, ना भी हुआ तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, अपन आराम से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये बताया गया है कि आप चेक से पेमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन कल ही मैंने बता दिया था कि आप हर हाल में चेक से पेमेंट नहीं करते हैं। 10 रुपए के ही ऊपर वाला तो हर एक ट्रांजेक्शन चेक से करना होगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जैसे कि आपके पास में डेली वेजेस का काम चलता है, या ऑफिस कंटिजेंसी का कोई सामान है, राइट, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कुछ छोटा मोटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इस तरह के जो खर्चे होते हैं इन सब खर्चों को आप कैश में पेमेंट करते हैं, चेक निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इवन आप जब किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो कुछ चेक नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मैं सब डिविजनल ऑफिसर हूँ, मैं गया लिमिट 5000 का इंटरेस्ट वाला, आप लोगों को तो पता ही है। अब मैं गया आपसे 70 पैसे दी, वो आप कहेंगे लो चेक, वो चेक को हम भजाएंगे क्या, कहाँ अपने अकाउंट में हम डालेंगे? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ और बियरर का चेक देंगे, सिर्फ और बियरर वाला जो वो चेक है उतने का आपको कैश मिलेगा, कैश को फिर आप अपने कैश चेस्ट में डालेंगे और उस कैश चेस्ट से पैसे निकाल करके एज एन इंटरेस्ट आप अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को देते हैं। तो ये मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप चेक से पेमेंट तो करते हैं, लेकिन वो हर हाल में पेमेंट चेक से होने का जरूरत नहीं है, उसी तरीके से जैसे हर हाल में बिल होने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है वाउचर। वाउचर के बारे में कोई मुझे बताएगा क्या होता है वाउचर? हाँ, बताएं आप। बोलिए। नहीं नहीं, सर, जैसे हम लोग कोई बिल मतलब कुछ परचेज करते हैं तो जो बिल देता है वही बिल वाउचर हो जाता है, मतलब रजिस्टर पे चढ़ता तो मैंने गूगल में सर्च किया डिफरेंस बिटवीन वाउचर एंड बिल। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन बिल एंड वाउचर इज अ बिल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट मे बी पेड और अनपेड।
बिल आपको मिलेगा, ठीक, उसके ऊपर में आप पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट नहीं भी कर सकते हैं, या बिल की जितनी राशि है उतनी भी पेमेंट कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। बिल का मतलब है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वाउचर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखता है कि अ वाउचर इज द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हो चुका है, मतलब जितने का पेमेंट कर दिया गया है उसकी राशि को ही वाउचर में लिखा जाता है। और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन मतलब कि वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, वाउचर वंस बिल वंस बिकेम वाउचर, ठीक है, कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड मोर, ठीक है। उसका मतलब है कि उसके ऊपर में और कोई पेमेंट होना बाकी नहीं है, तभी वो वाउचर बनेगा। दूसरा, ऑल्सो नोन एज रिसीट विच हैज द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड। इसका मतलब क्या है कि जो बिल पेड हो जाता है वो वाउचर बन जाता है। यहाँ पे वाउचर के बारे में जो अलग बात लिखी गई है, जो आपको गूगल ने नहीं बताया है, वो कौन सी बात है कि वाउचर जो होना चाहिए उसमें क्लासिफिकेशन, यानी बिल का रुपया तो लिखा होना ही चाहिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। यह मामला समझ में आ रहा है ना, बताइए। वाउचर का मतलब क्या हुआ, है ना, अमाउंट लिखा होना चाहिए, ठीक है, और क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आप अकाउंट कंपाइल करते हैं एजी ऑफिस में, आपके पास बिल नहीं आता, वाउचर आता है, क्योंकि वो पेड है और उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो बिल है आपका, हर हाल में उसमें पे ऑर्डर होना ही चाहिए। बिना पे ऑर्डर हुए कोई भी बिल पेमेंट नहीं हो सकता है। इवन जब हम लोग डिविजनल अकाउंटेंट के तौर पे डिवीजन में हुआ करते थे, हर बिल पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे ऑर्डर लिखता था, ठीक है, पास्ट फॉर पेमेंट। और पे ऑर्डर में क्या टर्म लिखा रहता है, पे ऑर्डर नहीं लिखा रहता है, पास्ट और पेमेंट। और ये इंक में होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो जब तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पास्ट फॉर पेमेंट नहीं लिखा है, नीचे अपना इनिशियल नहीं किया है, तो उस बिल पे पेमेंट अलाउड नहीं है। क्लियर समझ में आई बात आपको, है ना। यस सर। चलिए इसमें आगे पेमेंट वाले में और कुछ नहीं है। रिसीट वाले में एक बात रह गई थी। रिसीट वाले में क्या बात रही थी मैं आपको बता दूं कि आपको तो ये पहले से ही पता है कि रिसीट आपको देना है, और आपको मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देना है। मान लीजिए कि उसने उस रिसीट को गुम कर दिया, ठीक है, और फिर से आगे रिसीट मांगने के लिए, क्या आपको डुप्लीकेट रिसीट देना अलाउड है, बताइए हाँ या ना। नहीं सर। बिल्कुल सही बात है, डुप्लीकेट रिसीट देना अलाउड नहीं है, ठीक है। उसमें से अगर बहुत जरूरत जान पड़े तो आप केवल उसका, यानी उस रिसीट का एक स्पेसिफिक नंबर होगा, उस नंबर का रेफरेंस देकर के आप एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, यानी कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर से या किसी रूल के हिसाब से या लॉ के हिसाब से किसी पर्टिकुलर केस में जब रिसीट का डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रुप्लीकेट देना जरूरी हो जाए, आपको वहां पे डुप्लीकेट रिसीट देना पड़ता है। लेकिन वो प्रैक्टिस में होता है, अपवाद में नहीं। और यहाँ पे जो सेकंड वाला केस मैंने बतलाया, नियम के हिसाब से जहाँ पे इसका अलाउ किया जाता है, वहां पे फर्स्ट कॉपी गुम नहीं होती है। ये वाला जो कंडीशन है वो केवल तभी लागू पड़ेगा जब पहली कॉपी गुम हो गई हो। तो वो क्लियर आप लोगों को समझ में आई बात है ना। सर चलिए हाँ बोलिए मैम। सर मान लो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, क्योंकि ऐसे लग रहा है सर जैसे ये क्वेश्चन आया था, ऐसे मुझे मतलब याद आ रहा है। मतलब तो ऐसे में हम लोग एक काम कीजिए, आप एक इमेजिनरी क्वेश्चन बताइए, आपके मन में क्वेश्चन क्या आ रहा है, तब मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि रिसिप्ट गुम हो गई, तो हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, ऑप्शन क्या हो गए, तो हम लोग क्या मतलब ले सकते हैं सर। पहले कि अगर उसने पेमेंट किया है, उसने आपको अगर चेक दिया है या डिमांड ड्राफ्ट दिया है, तब आप दे सकते हैं। केवल नहीं दे सकते हैं वाला एक ही केस है कि जब उसने लॉस कर दिया है, डुप्लीकेट रिसीट डिमांड किया है। हाँ सर, इस केस में अगर डुप्लीकेट मांग रहा है तो दे सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं सर। मतलब नहीं दे सकते हैं डुप्लीकेट। अगर उसने चेक घुमा दिया है, सॉरी रिसीट आपका घुमा दिया है और डुप्लीकेट रिसीट मांगने के लिए आ गया है, बेशक वो एफआईआर की कॉपी दिखा रहा है, तनहा दर्ज किया हुआ वो दिखा रहा है, आप उसको डुप्लीकेट रिसीट की कॉपी नहीं दे सकते। सिर्फ सर्टिफिकेट दे सकते हैं सर हम उससे।
केवल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो भी एक अलग पेपर में, रिसीट वाले फॉर्मेट में नहीं। और नहीं भुतलाएगा तो दे सकते हैं। हाँ सर एक बोले तो दे सकते हैं किस नहीं, पहली बार आप दे किस में सकते दे हैं। जैसे सकते आपको हैं? मैं एक बात बताता हूँ, रिसीट क्या होता है ना, अधकट्टी जैसा होता है, समझ गए? चंदा जो किसी को दिए तो आपको मिला कि नहीं दीजिए, तो बताइए। हर एक रिसीट में एक स्पेसिफिक नंबर होता है ना, हर रिसीट में। मान लीजिए कि आपने चंदा दिया और आपको 52 नंबर का रिसीट मिला, और 52 नंबर का रिसीट आपने घुमा दिया, अब दोबारा मांगने के लिए गए, दोबारा आपको 52 नंबर का रिसीट तो नहीं ना मिलेगा जी। नहीं सर। जब मिलेगा आपको 53 मिलेगा, 54 मिलेगा, 52 नहीं मिलेगा किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक नंबर है और अधकट्टी आपके पास में रखा हुआ है। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ आपने दे दिया उसको, सेकेंड हाफ आपके पास में रखा हुआ है। तो जब आप एक्नॉलेजमेंट देते हैं जब आप रिसीट का डुप्लीकेट तो देंगे नहीं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें रिसीट नंबर का जिक्र होता है कि कितने नंबर का रिसीट आपने इसको दिया था, उसका सर्टिफिकेट देते हैं आप। क्लियर हुआ? मतलब सर आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट में वो जो फॉर्म नंबर होता होगा, रिसिप्ट नंबर होता होगा, सॉरी, वो उसका मेंशन करते हैं आप उसमें? बिल्कुल मेंशन करना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल मेंशन करें, रिसीट का नंबर मेंशन करेंगे, अमाउंट मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, हेड मेंशन करेंगे, सब कुछ मेंशन करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। सर अभी एक मिनट, आपने पेमेंट में पे ऑर्डर बताया सर, ये बिल में जो वाउचर जो आपने डिफरेंस बताया, तो में पे ऑर्डर लिखेगा वो पास फॉर पेमेंट? बिल में देखिए, आपका वाउचर तो एक सर्टिफिकेट है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर हो चुका है, उसके बाद वो वाउचर बना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप ऐसे समझिए, रुकिए, पहले आपके पास में एक बिल आया, ठीक है ना? बिल आया तो बिल में यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शॉप का नाम लिखा हुआ है, शॉप नेम या सप्लायर नेम जो भी आप समझिएगा, है ना? और वहां पे बिल का स्पेसिफिक नंबर भी लिखा रहेगा 0001, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ पार्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ टोटल, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो बिल मिला है, आपने सीमेंट लिया, ठीक है, 50 बैग, ठीक है, 50 बैग का उसने जो आपको बिल दिया है वो 350 के हिसाब से कितना हो जाएगा जी? 300 रुपये लगाते हैं, चलिए ना, 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 रुपया का आपको बिल दिया है। ये क्या है? बिल है। बिल मे बी पेड और नॉट, मे बी पेड, आप पे कर भी सकते हैं, नॉट बी पेड नहीं भी कर सकते। 15,000 हम नहीं देंगे, चाहिए, ठीक है, या हो सकता है हम 15,000 ना दे करके हम कहें कि इसमें हम आपका 14,000 समथिंग देंगे। वजह यह है कि सीमेंट का 2 बोरी फटा हुआ था, समझ गए, तो 1 बोरी का 600 रुपया, 300 रुपया, 2 बोरी का 600 हम काट लेंगे, समझ गए। तो हमने क्या किया भाई, उसको 14,400 रुपया पे किया, ठीक है नहीं? अभी पे किया हमने उसको, तो उसको पैसा मिला ना जी, पैसा मिला उसको, तो वो एक्नॉलेजमेंट हमको देगा ना। तो हमने 14,400 का चेक बनाया, ठीक है, और उसने क्या किया कि सप्लायर ने आपको एक्नॉलेजमेंट दिया, सप्लायर ने क्या किया? एक्नॉलेजमेंट दिया, ठीक है। अब आपके पास में 14,400 पेड है, ठीक है। अब ये जो बिल है, इसके बैक में, पीछे में, अमूमन वाउचर क्या बनता है? बिली वाउचर बन जाता है पीछे में, समझे? उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखता है, अभी चेक हमने दिया नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखता है पास फॉर पेमेंट 14,000, बिल आया 15,000 का और 14,400 का पास फॉर पेमेंट लिखा गया, और उसके बाद में वहां पे पेमेंट हमने चेक से किया, तो चेक नंबर दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर से साइन ले लिया, तो उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अलग कागज में भी हो सकता है, अमूमन बिल के पीछे भी हो सकता है, जो कि प्रैक्टिस में यही होता है, बिल के पीछे में आपको मिल गया एक्नॉलेजमेंट। अब वो जो एक्नॉलेजमेंट है वही है आपका सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, और इसी की वजह से उसको कहा गया वाउचर। तो वाउचर बनता है बिल पेमेंट होने के बाद, बिल होता है पेमेंट होने से पहले। मामला समझ में आया? ओके सर, कई बार वो पैड भी है ना? पैड की सील आती तो वाउचर कहलाता है ना, कई बार किसी कंडीशन में। किस कंडीशन में? सर पैड की सील होती है सर, कई मतलब हमने देखा है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ आपको कि वो बिल के पीछे भी हो सकता है, एक अलग से कागज में भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। लेकिन बिल और वाउचर में यही अंतर है, बिल हो गया पेमेंट से पहले, वाउचर हो गया पेमेंट के बाद। वाउचर इज एज गुड एज
सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अच्छा आपको पहले बता दिया गया कि आपको चेक से पेमेंट करना है, बताया गया है ना। हाँ सर। तो चेक से पेमेंट आपको कब, चेक आपको निकालना कब है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। आपको कुल मिलाकर के एक साल में 100 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख रुपए मिले हैं, 10 लाख की ज्यादा 10 करोड़, ठीक है। एक साल में आपको टोटल 10 करोड़ मिलने हैं, मतलब किसको, डिवीजन को, क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके पास में 10 करोड़ का पूरा ग्रांट आया हुआ, अब आपके ऊपर में खुजली है, आहा चलो एक चेक काटते हैं। चेक काट देते हैं, तो चेक क्यों काटेंगे, बिना पर्पस के आप चेक नहीं काट सकते जब तक कि उसके लिए कोई लॉजिकल रीजन ना मौजूद हो या कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना हो गई हो। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब ही है कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपको एक बिल दिया है, बिल जाहिर से बात है तभी देगा जब या तो वो काम कर चुका होगा या तो आइटम सप्लाई कर चुका होगा। जब आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बिल दिया है, डिवीजन के ऊपर में एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए आपको एक चेक साइन करने की अथॉरिटी है। लेकिन मान लीजिए कोई काम नहीं हुआ है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब आपके मन में आया कि चलो चेक साइन करते हैं, क्या हुआ, उसके पैसे निकाल करके हम अपने कैश चेस्ट में रख लेंगे, ये अलाउड नहीं है। इवन आपको ये पता है कि साल का अंत में यानी 31 मार्च जब बीत रहा होता है, तब आपका सारा अनस्पेंट बैलेंस लैप्स हो जाता है, ये आपको पता है ना। 10 करोड़ में मान लीजिए कि आपने केवल 97 लाख खर्च किया, 97 लाख तो नहीं, 9 करोड़ 70 लाख, ठीक है, 9 करोड़ 70 लाख खर्च किया, ठीक है, और 30 लाख बच गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 31 मार्च की रात, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग कत्ल की रात कहते हैं, समझ गए, गुजरात में ये पॉपुलर टर्म है, हो सकता है दूसरी जगह भी होगा, ठीक। 31 मार्च की रात, कत्ल की रात, सारा पैसा लैप्स, कितना, 30 लाख। आपके मन में कुछ बोला, अरे भैया ये पैसा लैप्स हो जाएगा, लोग हमसे पूछेगा सवाल और अपने को जवाब देना पड़ेगा कि काहे को खर्चा नहीं किया। जाहिर सी बात है किसी भी तरह का ग्रांट में जो लैप्सेस होता है वो आपका अनएबिलिटी दर्शाता है या आपका नॉट डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क दिखाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कोई भी ग्रांट तभी मिला है जबकि उसने रिक्विजिशन दिया है। मैंने पैसे मांगे तो ना मुझे मिले, अब मैंने पैसे मांगे कि हमें 100 रुपए खर्चा हो, आप खर्चा कर रहे हैं 90 का 80 का, जाहिर सी बात है अब 20 वाले काम करवा नहीं पाए, किसी भी वजह से कहीं से भी लैप्स हुआ होगा, वो सारे के सारे पैसे लौट जाएंगे। पैसे लौटने से बचने के लिए आपने क्या किया, एक चेक साइन किया बियरर के, ठीक है, और बियरर का या सेल्स का, और उसने 30.5 लाख रुपए आपने नगद निकाल लिए और अपने कैश चेस्ट में डाल दिया। ये क्या अलाउड है ना? बिल्कुल अलाउड नहीं है। 6.4.3 का नोट में लिखा हुआ है, समझे, 6.4.3 का नोट में लिखा हुआ है, ये धंधा अलाउड नहीं है, समझे। इट इज अ सीरियस इरेगुलरिटी टू ड्रॉ चेक and deposit them in the cash chest at the close of the financial year for the purpose of showing that the full amount or grant is utilized. तो अगर ऐसा किसी ने किया है जो कि आपको मिलेगा एकाध डिवीजन में, आप अगर ऑडिट टीम के तौर पे वहां ऑडिट करने जाएंगे, इसको आराम से एक बहुत बढ़िया पारा में उसको सजा सकते हैं और डिवीजन को फंसा सकते हैं। शर्त यही है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आप पता चल गया, क्लियर है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि डिपॉजिट 8443 के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है? बिल्कुल सुना होगा। कितने पार्ट में है ये बताइए? जो क्लाइंट डिपार्टमेंट होता है काम कराने के लिए पैसा डिपॉजिट करता है। भैया ना पूछ रहे हैं 8440 डिपॉजिट कितने पार्ट में है? 3 पार्ट सर। कौन बोला? रंजन। ऐसी बड़ी गलती सर 5 पार्ट में है। इसको गलती नहीं कहेंगे, इसको महापाप कहेंगे। 5 पार्ट में, मजाक, कोई महापाप नहीं है, गलती किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बेशक बोलिए, ठीक है। चलिए तो वह 5 पार्ट में है ना। 5 पार्ट के बारे में फटाफट लिख देते हैं। उसमें से आपको जो अभी बताया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, है ना।
तो ये क्या है, ये है कैश डिपॉजिटेड बाई सबऑर्डिनेट। आपका जो अधीनस्थ स्टाफ है तो उसका कैश डिपॉजिट आपको फर्स्ट पार्ट में लेना है। कैश डिपॉजिट बाई कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसी तरीके से डिपॉजिट बाई अदर ऑफिसेस, ठीक है। और ये जो चौथा वाला है ना, ये है सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज, सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज्ड अकाउंट। यही आपका लिखा हुआ है 6.4.4 में, ठीक है। मुझसे मेरे सेक्शन वाले ने पूछा था, जो डीलिंग असिस्टेंट है, उन्होंने पूछा कि सर ये 8443 के पार्ट 4 में ये सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज्ड अकाउंट में कुछ 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आ गया या इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपको जानना है तो इसको चैप्टर 10 में थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है, इसमें भी कहीं लिखा होगा कि चैप्टर 10 में कुछ होगा, ये लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया और काम खत्म कर दिया, तो उसने बिल रेज किया, ठीक है, या बिल नहीं भी रेज किया होगा। अभी तक उसका कुल 40 लाख का काम था, 35 लाख आपने पेमेंट कर दिए, 5 लाख बच गया ना। अब वो जो 5 लाख बचा है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट नहीं किया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने बिल रेज नहीं किया है, ये आपके ऊपर में लायबिलिटी है कि एसेट है? लायबिलिटी है ना। तो ये जो लायबिलिटी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की खोपड़ी पर है, वो खोपड़ी पर दी लायबिलिटी वो कितने दिन तक कैरी कर सकता है, क्योंकि बोझ है भाई आपके ऊपर। तो वो आपके ऊपर में ये जो लायबिलिटी आप कितने दिन तक कैरी कर सकते हैं, आपको पता है? 3 मंथ, है ना। आपके ऊपर में 3 महीने तक की लायबिलिटी आप कैरी कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके चैप्टर 10 में। हम लोग जब चैप्टर 10 में जाएंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। 3 महीने खत्म हो गए और अब आपको वर्क क्लोज करना है, समझ गए। ऐसी स्थिति में ये जो 5 लाख आपका बचा था, 40 लाख का काम, ठीक है, और 35 लाख पेमेंट पेड हो गया, ठीक है, 5 लाख बाकी, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। ये जो 5 लाख बाकी है आपके किसी न किसी हेड में होगा, ऐसी बात। रोड बना रहे होंगे तो 3054 का पैसा होगा, हाँ कि ना, होगा ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, RN, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, R&M, ठीक है, ऑफ रोड, है ना। 3054 में आपका 5 लाख रुपए डोलता रहेगा और बाकी बोलता रहेगा। आप इससे बचने के लिए क्या करेंगे, लायबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 5 लाख रुपए यहाँ से उठावेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या कर देंगे, 3054 में 5 लाख आप डेबिट देंगे, समझ गए, और 8443 के पार्ट 4 में 5 लाख क्रेडिट देंगे। मामला समझ में आया, हाँ कि ना। सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ हाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर यहाँ दीजिए। पे अच्छा ये हाँ बता देखिए। हाँ, मैंने क्या कहा कि 3054 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के इस काम में 40 लाख का काम था टोटल, 35 लाख ऑलरेडी पेड है, 5 लाख बाकी है, ठीक है, और 5 लाख रुपए आपकी खोपड़ी पर 3054 हेड में लायबिलिटी बोलता है। 3 महीने बीत गए और काम अभी तक आपने क्लोज नहीं किया है, और आपको क्लोज करना ही है। 3 महीने तक आपको काम रोक के रख सकते हैं लायबिलिटी, उसके बाद आप लायबिलिटी प्रॉपर हेड में ऑफर नहीं कर सकते हैं अगर काम एक्चुअल में हुआ है तो। केवल कॉन्ट्रैक्टर ने बिल रेज नहीं किया है, उसको आपने पेमेंट नहीं किया, दैट्स इट। ऐसी स्थिति में आप वो 5 लाख रुपए को यहाँ खर्च के तौर पर दिखा देंगे। तो खर्च करने के लिए 3054 में 5 लाख डेबिट करेंगे। ये 5 लाख रुपए आप ऐसा मानेंगे आपने खर्च कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जैसे दिया नहीं है, समझ गए, और वो दे जा करके वहां पे काम है ना। और वो 5 लाख रुपए कहाँ आ जाएगा, 8443 के पार्ट 4 में, सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज अकाउंट। और जब चूंकि आपने यहाँ डेबिट किया है, यहाँ पे आपको क्रेडिट करना होगा। उसके बाद 3 महीने के बाद में जब भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा आपसे पैसे मांगने के लिए, आप यहाँ पे माइनस क्रेडिट कर देंगे, सॉरी यहाँ डेबिट कर देंगे और उसको पैसे देंगे। समझ में आई बात? जी सर।
यस सर। है ना? अच्छा, 6.4.4 मैंने मिस कर दिया था। ये जो अभी का 6.4.4 पारा है वो कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को चेक देने हैं। ये तो मैंने बताया आपको, है ना? कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपको चेक देना है तो कॉन्ट्रैक्टर को पर्सनली आना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने एक आदमी को भेज दिया, है ना? क्या आप उसको चेक दे सकते हैं? बोलिए। ना, नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर का वो आदमी उसका आदमी हो ही ना, बेशक वो एक्नॉलेजमेंट में साइन करेगा, समझ गए? बाद में कॉन्ट्रैक्टर आएगा, आपने इसको कैसे पेमेंट कर दिए? तो आप ही ने तो फोन पे कहा था ना। ना, मैंने तो कोई फोन पे नहीं कहा था। तो नहीं, आप ही की आवाज थी, आप ही के नंबर से फोन आया था। नहीं, कोई आवाज बदल करके बोला होगा। और ये आदमी, मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसने तो 5 लाख रुपए पेमेंट ले लिए, तो ये आप समझिए साइन भी किया है। हाँ, तो आप जानिए हमको पैसा नहीं मिला भाई। ऐसी स्थिति में उस रिप्रेजेंटेटिव को तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे जब तक कि उस आदमी को कॉन्ट्रैक्टर ने पावर ऑफ अटॉर्नी न दिया हो। यानी कि ए कॉन्ट्रैक्टर ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दिया है, केवल तभी ए के बिहाफ में बी को हम पेमेंट कर सकते हैं। यहां तक मामला समझ में आ गया है ना? यस सर। जी सर। सेकंड केस, कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि ना हमको फुर्सत नहीं है, हमको चेक लेने आने का, बिल लगा दिए हैं, एक काम कीजिए मेरा अकाउंट में आप उसको डाल दीजिए, बैंक अकाउंट में। वो आपको अपना एक बैंक अकाउंट पकड़ा देगा। क्या आप उस बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। सेम टू सेम पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे पर्सन को मिलता है, समझे, वैसे ही हमको एक पावर मिलेगा जो कि वो इंश्योर करेगा कि ये मेरा अपना बैंक अकाउंट है और इसमें किए गए पेमेंट को आप एक्नॉलेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एक्नॉलेज किया हो। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट देते हैं चेक के तौर पे, कॉन्ट्रैक्टर का एक्नॉलेजमेंट पे साइन लेते हैं ना जी, हाँ सर। है ना? ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास में 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इफ सो डिजायर्ड बाय देम टू बी मेड देयर बैंक इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड दैट, क्या कंडीशन लगेगा? द डिपार्टमेंट ऑब्टेन्स, डिपार्टमेंट को चाहिए एन ऑथराइजेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट सच एज द पावर ऑफ अटॉर्नी कंफरिंग अथॉरिटी ऑन द बैंक टू रिसीव पेमेंट। समझ गए? वो कोई आदमी हो, इंडिविजुअल, या फिर कोई बैंक ही क्यों ना हो, हर हाल में कॉन्ट्रैक्टर को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा कि मेरे बिहाफ में ये आदमी या ये बैंक कोई भी पेमेंट रिसीव करेगा। क्लियर समझ में आई बात? है ना? सेकंड, अगर आपको बैंक में पेमेंट करना है तब कॉन्ट्रैक्टर का ओन एक्सेप्टेंस ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट मेड आउट ऑफ बीइंग ड्यू टू हिम बाय गवर्नमेंट और हिज सिग्नेचर ऑन द बिल और अदर ऑफ क्लेम प्रेफर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पेमेंट करना है तो कॉन्ट्रैक्टर का अपना एक्सेप्टेंस लेना होगा, रिटर्न में साइन किया हुआ, वो भी लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट पे कि यही मेरा अकाउंट नंबर है, इस पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट मेरे एक्सेप्टेड माना जाएगा। मैंने मैं बार बार एक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा। इस अकाउंट का जो आपका बैंक पासबुक में एंट्री होगा दैट इज सफिशिएंट, मोर देन एनफ। ठीक है? इसके बारे में आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ। झारखंड में ऐसी घटना घटी है कुछ महीने पहले। हुआ ये कि यहाँ पर डिवीजन में कॉन्ट्रैक्टर ने साइन और एक्सेप्टेंस लेटर दिया कि आप मेरे फलाने बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मोटा मोटी चेक से पेमेंट बहुत घट गया है बिकॉज डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक डिवीजन ने पास किया ऑनलाइन और कॉन्ट्रैक्टर का जो अकाउंट नंबर था वो एंटर किया और जब पेमेंट किया है तो जो ट्रेजरी लेवल पे वो पेमेंट जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को डिवीजन पेमेंट नहीं कर रहा है, डिवीजन उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहा है, हम केवल पास ऑन करते हैं ट्रेजरी को। स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सीपीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पास ऑन करते हैं ट्रेजरी को, ट्रेजरी फाइनली उसके अकाउंट में क्रेडिट देता है। ट्रेजरी जब उसके अकाउंट में क्रेडिट दिया तो वो किसी और के अकाउंट में पैसा चला गया। ठीक, पैसा जब किसी और के अकाउंट में गया तो उसने, जो कि 17 करोड़ रुपया था, 17 करोड़ का पेमेंट था, उसने 2 या 3 दिन के अंदर सारे पैसे निकाल लिए। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत रही होगी और बाद में जब एफआईआर वगैरह हुआ तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर था डिवीजन का वो पकड़ा गया, कॉन्ट्रैक्टर नहीं पकड़ाया। लेकिन जाहिर सी बात है जिसने बदमाशी की थी तो उसने ही बीच में उसको चेंज कर दिया। यहाँ से जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसको लॉक किया अपने की से और जब वो वहां पे ट्रांसफर हुआ ऑनलाइन, उसने उसको बीच में हैक कर लिया और हैक करके अकाउंट नंबर चेंज कर दिया
और सारा का सारा पैसा नोएडा के किसी कॉन्ट्रैक्टर के, और वो भी कॉन्ट्रैक्टर था। आप सोचिए, दिस इज वेरी रेयर कोइंसिडेंस कि एक कॉन्ट्रैक्टर का पैसा दूसरे अकाउंट में अगर गलती से जाता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर ही निकलता है, और उसने सारे के सारे पैसे उठा लिए। ठीक, पैसे उठा लेने के बाद में वो जेल चला गया। अब सोचिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि एडहॉक बेस पे रखा गया है, क्या उसकी इतनी औकात है कि वो 17 करोड़ रुपए चुका पाएगा जिंदगी में कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह बेच बाच के भी? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह का फायदा लोग उठाते हैं, और इसीलिए लोग एडहॉक बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट होती है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये मामला आप लोग को समझ में आया है कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, वो एक्नॉलेजमेंट देगा, लेकिन अगर वो ये चाहता है कि मेरी जगह पे किसी इंडिविजुअल को या बैंक को अगर आप पेमेंट करेंगे, तो हर हाल में उसको एक एक्सेप्टेंस लेटर देना पड़ेगा, एक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए। बोलिए। 6.4.2 में आते हैं। ये भी पेमेंट का ही मसला है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। मेरे YouTube व्यूअर्स में से एक ने मुझसे पूछा कि FOB क्या होता है। ठीक है, तो FOB जो होता है वो होता है फ्रेट ऑन बोर्ड। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पे कहा गया है, मान लीजिए कि आपने कोई मटेरियल रिसीव किया है या मंगवाया है, ये होता है फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड। ठीक है, FOB का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। कोई गुड है, कोई आइटम है, आप एक ऐसे सप्लायर से मंगवा रहे हैं जो कि फॉरेन में है, अब्रॉड है, और वहां से वो आपको अगर सप्लाई देगा तो जाहिर सी बात है वो आपकी इंडियन करेंसी में पेमेंट नहीं लेना चाहेगा, है ना। ऐसी स्थिति में आपको उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा, पर आपको ये पता ही है कि फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी में जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज करता रहता है। इसके लिए आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज लागू किया गया है। ये आप लोगों ने सुना होगा मेरे मुंह से। पहले था कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज था? एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज को हटा दिया गया और कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज को लागू किया गया। हाँ बोलिए आप। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो फॉरेन वाले को आपको पेमेंट करना है। अब आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, उसके 3 केसेस हैं जब आप फॉरेन वाले को पेमेंट करेंगे। ठीक है, पहले आपको बता दिया गया है कि वो हमेशा पेमेंट होगा फॉरेन करेंसी में, राइट। तो या तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए डिमांड ड्राफ्ट से, DD से पेमेंट कीजिए। ठीक है, किसको? सप्लायर को। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट से जब पेमेंट कीजिएगा, समझ रहे कि नहीं, तो डिमांड ड्राफ्ट में आपका जो लिखा रहेगा करेंसी वो फॉरेन करेंसी लिखा रहेगा और इंडियन भी, तो वहां बोथ एंट्री होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी। और मजेदार बात क्या है कि आपको इसको पेमेंट तो करना है, पर कैशबुक में तो लिखना होगा ना आपको। तो कैशबुक में आपको पहले बता दिया गया है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू नहीं लिखनी है, इसी वजह से इंडियन करेंसी को इसमें दिया जाता है। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू आपको उसमें लिखनी है कैशबुक में। पेमेंट आपने किया फॉरेन करेंसी में, दैट डजंट मैटर। ठीक है, एक तो केस हो गया कि DD से आपने पेमेंट कर दिया। दूसरा केस क्या हुआ भाई कि आपने एक सीधे उसके बैंक अकाउंट में LOC नहीं, आपने अपने एक्रेडिटेड बैंक को LOC दे रखा है। ठीक है, LOC लेटर ऑफ क्रेडिट टू एक्रेडिटेड बैंक। ठीक है, अब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक्रेडिटेड बैंक को LOC दे रखा है, एक्रेडिटेड बैंक डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। सेकेंड केस आपने देख लिया। एक थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है कि उसका अपना जिस भी बैंक में अकाउंट है, फॉरेन में किसी न किसी बैंक में तो उसका अकाउंट होगा, उस अकाउंट नंबर को हम ले लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जिसको कि आप नेफ्ट और RTGS कहते हैं, नेफ्ट या RTGS के माध्यम से, तो नेफ्ट तो देश के अंदर ही होता है ना, या देश के बाहर में क्या होता है जी? नेफ्ट RTGS क्या होता है? ये इंडिया में ही होता है। जो भी है, ये टर्म आज पॉपुलर हुआ है, पहले ये टर्म नहीं हुआ करता था, पहले था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। और कहां पे ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है,
इन तीनों केस में आप देख रहे हैं कि आपको चेक से पेमेंट नहीं करना है। सर इसमें वर्ड है टेलीग्राफिक बैंक ट्रांसफर। टेलीग्राफिक लिखा है ना? हाँ जो भी लिखा होगा यही वर्ड आपको माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। हाँ, तो ये मामला आप लोगों को समझ में आया। अब रिटर्न बोर्ड क्या कहता है? रिटर्न बोर्ड कहता है कि आपका सामान जब पहुंचा एयरपोर्ट में तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान गवर्नमेंट का हो तो प्राइवेट का हो, कस्टम ड्यूटी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना टैक्सेस वगैरह जोड़ जाड़ करके ही उस सामान का वैल्यू आपके पास में कंसीडर होता है। तो आपके एयरपोर्ट में जब आपने उसको बोर्ड हुआ वो, तो सारा का सारा टैक्सेस इंक्लूड होने के बाद में जो उसकी कीमत होगी उसको बोलते हैं एफओबी बेसिस। ठीक है, तो उसका जो पेमेंट होता है वो वहां से उसने जो बिल भेजा है, ठीक है, उसके आधार पे आप उसको पेमेंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन टैक्सेस भी तो आपका एक्सपेंडिचर कंसीडर होगा, और आपको जो अपने कैशबुक पे एंट्री करनी है वो उसका पेमेंट प्लस इसका टैक्स दोनों को जोड़ करके ही उस आइटम की वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है, आपको अलग अलग नहीं करना है। हालांकि आपका जो डीडी बनेगा उसको वो केवल उसके बिल के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर कंसीडर होगा वो एफओबी बेसिस पे होगा, रिटर्न बोर्ड बेसिस पे। तो क्लियर समझ में आएगा? उसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि दो तरीके हैं। एक, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप खुद भरिए और उसको कोई लेना देना नहीं है, उसने आइटम वहां से छोड़ दिया है, अब बीच का आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज खुद भरिए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो भर करके भेज रहा है, तो आपको जिसको पेमेंट करने हैं वो उसके आइटम का कीमत और प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड रिटर्न बोर्ड। समझ में आया? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि आपको छुड़ाने में और कुछ पैसे नहीं देने सिवाय टैक्स के। क्लियर? नहीं? अच्छा, कभी भी किसी भी मामले में अगर आपको फॉरेन से कोई आइटम मंगाना हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पाओ से ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। ये आपने इस चैप्टर के शुरुआत में ही देख रखा है। तो पाओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 6.4.2 का पारा नंबर 4 कहता है, उसको एक बार आप लोग देखिए। 6.4.2 पारा नंबर 4 क्या कहता है? कहता है, in the case of stores abroad or stores ordered by a ministry or department direct from the firms abroad on FOB, that is freight on board basis, ठीक है, and subject to its own inspection or in consultation with the DGSNG or through embassies and mission abroad, the procedure prescribed above will be supplemented by a check that an inspection certificate on the supplier's bill has been recorded by the inspecting party agency concerned। यानी कि आपको पहले बता दिया गया है और फिर भी बताया जाएगा स्टॉक वाले चैप्टर में कि कोई भी आइटम जब आप रिसीव करते हैं उसमें आपको तब तक पेमेंट नहीं करना है जब तक कि उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन ना हो जाए, क्वांटिटी और क्वालिटी में वो प्रॉपर ना पाई जाए। अगर वो किसी भी तरीके से सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलती है, लेस इन क्वांटिटी मिलती है, आपको उसको कम ही पेमेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि आप यूं ही आइटम बंद लिफाफे में देखा और आपने पेमेंट किया, वो आपको नहीं करना है। जैसे कि अमेजन में करते हैं, एप्पल मंगवाते हैं, ईंटें भर के भेज देते हैं, तो आपको खोल करके पेमेंट करना है गवर्नमेंट के मामले में। ठीक है, प्राइवेट मामले में आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मामले में आपको ऐसा करना है। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो? नहीं? चलिए, मेरे हिसाब से तो मैंने लगभग सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें से अगर कुछ टॉपिक बच गया है तो आप लोग मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं। अगर कुछ नहीं बचा है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। कुछ बच गया है तो बोलिए। यस सर। हाँ फिर थैंक यू। ठीक है सर, तो हम लोग कल इसके बाद का चैप्टर पढ़ेंगे और हम लोग कल उसको कंप्लीट करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल, यानी कल नहीं मतलब परसों, ठीक है, आज तो हो गया थर्सडे ना, तो सैटरडे को जब आप लोग क्लास में अपीयर करेंगे आप लोग पहले उसको रीड कर लीजिए। कुछ लोग रीड करके आते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। कुछ लोग जो पढ़ के नहीं आते हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है, वो लोग पढ़ के आइए और उससे आप लोग को बहुत फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। थैंक यू, थैंक्स टू माय यूट्यूब व्यूअर्स।
आप लोग बहुत मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, पर मैंने नोटिस किया कि 55% मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो अगर वो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा और आपका भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो से ऑप्टिमम प्रॉफिट गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू।